Hello students, मैं हूँ सी एस श्रुति गोयल and we are here discussing about general entries chapter 2 unit 1 of CA foundation. Last class में हमने देखा था about equation approach और आज हम start करने वाले हैं traditional approach of accounting. ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे होता है. जैसे इक्वेशन अप्रोच में हमने लास्ट में देखा था, इक्वेशन अप्रोच क्या कहता है. इक्वेशन अप्रोच ये कहता है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी या कैपिटल, और उसके बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट को हम इक्वल करते हैं. लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमको डेबिट और क्रेडिट पर्टिकुलर सीखना पड़ेगा, और डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा. और इसकी रिकॉर्डिंग किस में होती है, जर्नल बुक में. जनरल एंट्रीज कहते हैं जो डेबिट और क्रेडिट करके हम एंट्रीज पास करते हैं. ट्रांजेक्शन इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ओनली. डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के बेसिस पे ही आपको रिकॉर्ड करना है. तो अब आपको बहुत ज़रूरी है सीखना डेबिट और क्रेडिट. फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल एंड नॉमिनल आर इम्पर्सनल एंड पर्सनल इज रिलेटेड टू पर्सन. उसी तरीके से ट्रांजेक्शन को भी उन अकाउंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है. पर्सनल ट्रांजेक्शन related to asset and properties, that is real account से related transaction, and transaction related to income, expense, losses and gains, that is nominal account related transactions. तो सबसे पहले ये तीनों अकाउंट्स के बारे में जानते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. सबसे पहले पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट वो होता है जिसमें किसी पर्सन का नाम होता है, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता. बैंक किसी कंपनी का नाम. इस तरीके से वो हो सकता है जीता जागता इंसान हो, या क्योंकि हम अकाउंटिंग में और कॉमर्स में बिजनेस का जो नाम होता है उसको भी एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, इसलिए पर्सन कोई कंपनी भी हो सकती है. तो देखिए, पर्सनल अकाउंट्स रिलेट टू पर्सन, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल. जो डेबिटर और क्रेडिटर होते हैं, जिनको हमने लोन दिया हुआ है या जिनसे लोन दिया हुआ है, वो भी इंडिविजुअल नाम ना हो ना सही, पर वो किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट ऑफ राम एंड कंपनी एक कंपनी है. क्रेडिट कस्टमर यानी डेटर्स, या फिर अकाउंट ऑफ झावेरी एंड कंपनी अ सप्लायर ऑफ गुड्स यानी क्रेडिटर. ये सारे पर्सनल अकाउंट है. लेकिन द कैपिटल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. लेकिन इसमें जो एडजस्टमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट होता है. लेकिन कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो किसका अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं, ओनर का. और ओनर क्या है, एक पर्सन है, इसलिए कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट में आप देख रहे हैं इंडिविजुअल के नाम से भी हो सकता है, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता. उसके अलावा कंपनी के नाम पे, बैंक के नाम पे भी हो सकता है, या फिर किसी के नाम पे नहीं हो. इन जनरल डेटर्स, क्रेडिटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल. तो इस तरीके से 3 प्रकार के अकाउंट को क्लासिफाई किया गया. नेचुरल पर्सन अकाउंट, इट रिलेट टू ट्रांजेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग. किसी पर्टिकुलर ह्यूमन का नाम होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल पर्सन अकाउंट. क्यों, क्योंकि उसमें किसी पर्सन का नाम है. नेक्स्ट है बी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट, यानी उसमें किसी इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन का नाम नहीं रहेगा, किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम, ये सब रहेगा, किसी बैंक का नाम. For business purpose, business entities are treated to have separate entity. They are recognized as persons in the eye of law dealing with the other person. यानी वो भी पर्सन होते हैं, पर नेचुरल हमारे जैसे आपके जैसे पर्सन नहीं होते हैं. वो क्या होते हैं, एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, क्योंकि उनका भी नाम है, लीगली रजिस्टर्ड है, उनको लीगल पर्सन कहा जाता है. तो अगर उनके नाम पे भी कोई अकाउंट है तो वो भी पर्सनल अकाउंट ही होगा, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट, कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा. थर्ड कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब ये क्या होता है, मान के चलिए हमने ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवेबल लिखा है,
तो वो क्या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है? नहीं, वो कई एक पर्सन से मिलके बना है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? क्रेडिटर्स को, जो हम जिनको हमने गुड सप्लाई किया। वैसे वैसे 10 क्रेडिटर्स होने का सबका नाम अलग अलग लिखने की बजाय हमको क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल्स। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिटर्स के अकाउंट को उस नाम से, इंडिविजुअल का नाम होने की बजाय। तो इस तरीके से ये भी होता है पर्सनल अकाउंट बट रिप्रेजेंटेटिव। These are not in the name of any person or organization but are presented as personal account. For example, outstanding liability, किसी एक को पे करना है पर उसका नाम नहीं लिखा है, एज अ liability लिखा है। प्रीपेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, यहाँ पे लोन का अकाउंट भी आ जाएगा, ये सब पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल, नॉट रिलेटेड टू पर्सन, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कोई मशीन है, कोई फर्नीचर है, कैश अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज फॉलो। इसमें देखिए कोई पर्सनल इन्वॉल्व नहीं, कैश है, कैश तो है, वो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो बिजनेस की कैश है। मशीनरी, फर्नीचर, बिजनेस का मशीनरी, बिजनेस का फर्नीचर है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इनको भी दो दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है, पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट विच रिलेट टू असेट ऑफ द फर्म बट नॉट डेब्ट। क्यों? क्योंकि देखिए जो डेब्ट होगा, जो आप किसी से लोन लिए, वो जरूर किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। पर एक मशीन ले रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, तो वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसका खुद का एग्जिस्टेंस है। लेकिन लोन तो आपको पता है उस इंडिविजुअल से रिलेटेड है, उसको रीपे करना है। तो इसलिए कोई भी डेब्ट होता है, कोई लायबिलिटी होती है, तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। लेकिन कोई असेट्स है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इन्वेंट्रीज है, कैश है, तो वो आता है रियल अकाउंट में। लेकिन देखिए डेटर्स असेट है, ट्रेड रिसीवेबल असेट है, लेकिन वो रियल अकाउंट में नहीं है, पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स रिगार्डिंग लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट आर रियल अकाउंट, जो किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है और असेट्स हैं, वो हो जाएंगे रियल अकाउंट में। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक अकाउंट्स आर ऑल्सो रियल। देखिए कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक अकाउंट आर ऑल्सो रियल अकाउंट। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। हमने इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा। अब वो ना असेट है, ना लायबिलिटी है, ना किसी पर्सन से रिलेटेड है। नॉमिनल इसलिए है क्योंकि वो उनका सेपरेट कोई बैलेंस नहीं होता, कोई अदर एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मर्ज हो जाते हैं और एक प्रॉफिट या लॉस बचता है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई अलग से बैलेंस शो नहीं होता है। इसलिए इन्हें नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए इनकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है पर कोई बैलेंस नहीं बचता इन अकाउंट्स का। दैट इज व्हाई दिस अकाउंट्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। अकाउंट्स विच रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, etc., like salary account, interest paid, commission received. The net result of all nominal account is reflected as profit and loss, which is transferred to capital account. इसलिए इनको nominal कहा जाता है क्योंकि अकाउंट टेम्पररी होते हैं, इनको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। बाकी किसी भी अकाउंट में बैलेंस बचेगा, बैलेंस शीट में शो करेंगे, लेकिन इनकम और एक्सपेंस को आप बैलेंस शीट में शो एज ए इनकम और एक्सपेंस नहीं करते, वो कैपिटल अकाउंट से मर्ज हो जाते हैं। नाउ आप समझ गए कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और इन अकाउंट के बेसिस पे ही हमको डेबिट और क्रेडिट आगे सीखना है। एक होता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। ये आप विद द प्रैक्टिस तो बहुत आसानी से जान जाएंगे, लेकिन शुरू शुरू में समझने के लिए गोल्डन रूल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऑल द अबव क्लासिफाइड अकाउंट्स हैव टू रूल्स ईच, वन रिलेटेड टू डेबिट एंड वन रिलेटेड टू क्रेडिट। यानी कब किसी अकाउंट को डेबिट करना है, कब किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है। जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा, असेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, रिड्यूस हो रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। इस तरीके से रूल्स हैं जो हमको सीखने हैं, विच आर टर्म्ड एज गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हम यहाँ पे सीखते हैं पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है। पर्सन या तो कोई चीज रिसीव करेगा या पे करेगा, तो रिसीवर को करना है डेबिट, गिवर को करना है क्रेडिट। रियल अकाउंट असेट होती है तो असेट या तो हमारे पास आएगी या हमारे पास से जाएगी, तो असेट कम्स इन, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल है, एक्सपेंस या लॉस होगा या इनकम या गेन होगा, तो एक्सपेंस और लॉस को करना है डेबिट
और इनकम और गेन को करना है क्रेडिट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। फॉर द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फॉर रियल अकाउंट्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट द गेन एंड इनकम। फिर से पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द गिवर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन। जैसे एक एक एग्जांपल लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, अगर राम ने कैश रिसीव की है, राम को हमने किसी गुड्स के पेमेंट के लिए बाद में पैसा दिया है, तो राम अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे हम, राम को पेड, इफ वी हैव पेड कैश टू राम, पेड कैश टू राम। इसको कैसे करेंगे, राम क्या कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है, तो उसको करेंगे डेबिट। इस तरीके से हमारी असेट है, कैश हमारी क्या है, असेट। राम एक पर्सन है, कैश हमारी असेट है। हमने कैश पे की तो हमारी कैश बाहर गई, व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को हम करेंगे क्रेडिट। वैसे ही मान के चलो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब राम एक पर्सन है और हमारे पास कैश जो आ रही है वो एक असेट है। राम अब क्या बन गया है, गिवर। गिवर क्या बन गया, राम, तो उसको करेंगे क्रेडिट। और कैश, कैश हमारी कम इन, इसलिए उसको करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे देखिए असेट में क्या हो गया, जब कैश आउट हो रही है तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं और कैश इन हो रही है तो उसको कर रहे हैं डेबिट। उस तरीके से राम जब रिसीव कर रहे हैं तो उसको डेबिट, और अगर राम दे रहा है पैसे तो उसको क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरीके से मान के चलिए हमने सैलरी पे की, सैलरी पेड इन कैश, तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस, और कैश हमारी क्या है, असेट। तो सैलरी क्योंकि एक्सपेंस हुई है तो सैलरी एज ए एक्सपेंस करेंगे उसको डेबिट, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंस। एंड देन कैश हमारी असेट है जो हमको पे करनी पड़ रही, तो उसको करेंगे क्रेडिट। देखिए एक डेबिट एक क्रेडिट। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव्ड है अगर इन कैश, तो कैश हमारी असेट है जो कि रिसीव हो रही है तो उसको करेंगे डेबिट। और इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो इनकम को करेंगे क्रेडिट। ये डेबिट ये क्रेडिट, एक ही ट्रांजैक्शन में हमेशा कोई एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कोई एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, स्टेट विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50 लाख। तो कैपिटल क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट, जो कि स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹50,000। अब ओनर है जो कैपिटल लगाया, तो ओनर इज गिवर। कैपिटल आ रही है बिजनेस में लेकिन कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है, ओनर हमको दे रहा है तो क्रेडिट करना है, गिवर को क्या करना है, क्रेडिट। और बिजनेस में क्या आ रही है, कैश, तो कैश को करेंगे हम डेबिट। स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 50 लाख। अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, बैंक, पैसा आ रहा है क्योंकि कैपिटल अकाउंट। अब आप ये बोलेंगे बैंक अकाउंट के आगे पर्सनल क्यों लिखा है, यहाँ पे अगर कैश आती बिजनेस में तो वो तो रियल अकाउंट हो जाता, लेकिन अगर वो पैसे बैंक में डिपॉजिटेड हैं तो बैंक क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए बैंक को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। पर इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा
अगर बैंक में कुछ पैसा आ रहा है तो वो क्योंकि कम्स इन हो रहा है इसलिए भी डेबिट होगा, और बैंक रिसीव कर रहा है तो भी डेबिट होगा, दोनों केस में डेबिट ही होगा। लेकिन बैंक क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी आर्टिफिशियल पर्सन का है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए उसको पर्सनल अकाउंट मानते हैं, जबकि कैश इज एन एसेट इसलिए उसको रियल अकाउंट मानते हैं। पर आप कुछ भी माने, उससे आपके डेबिट और क्रेडिट में फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ एक ऐसे कंफ्यूजिंग अकाउंट्स हैं जिनमें 2 और मोर क्लासिफिकेशन में वो फॉल करते हैं। इनमें से ये एक है कि आखिर कैश आए या फिर बैंक में डिपॉजिट हो, रहना तो वो एक ही चीज है, एक ही बात, लेकिन एक को रियल एक को पर्सनल क्यों मान रहे हैं? जस्ट बिकॉज कैश इज एन असेट और जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसमें बैंक पैसा रिसीव करता है, इसलिए उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, पर उससे आपके अकाउंटिंग में फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ये ओनर का अकाउंट होता है। ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है इसलिए उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ये क्या एंट्री कर रहे हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट और थोड़ी सी दूर लिख के टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री करने का रूल है, हम आगे पढ़ेंगे। जो कोई अकाउंट डेबिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके थोड़ी सी दूर में डेबिट लिखते हैं, और एक थोड़ी सी एक डैश की स्पेस छोड़ के क्रेडिट लिखने की बजाय सामने में टू लगाते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री का तरीका होता है। ये A/C क्या होता है? ये अकाउंट इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसको पूरा लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म में अकाउंटिंग लैंग्वेज में A/C लिखा जाता है। तो इस तरीके से जनरल एंट्री पास होती है। जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट होता है जो हम आगे देखेंगे, ये बेसिक बताया है बहुत। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी पेड। तो वेजेस एंड सैलरी हमारा एक्सपेंस है और पे किस में कर रहे हैं? कैश में, जो हमारी असेट है। वेजेस एंड सैलरी नॉमिनल अकाउंट और बैंक पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करेंगे, और कैश पे कर रहे हैं, असेट जा रही है, असेट गोज आउट तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट बैंक अकाउंट। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव किया यानी हमको इनकम हुई है, और कैश कम्स इन तो नॉमिनल अकाउंट रेंट रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड, एंड कैश असेट है, कम इन हुई है तो उसको करेंगे क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश की बजाय अगर हम बैंक लेते हैं, बैंक को पर्सनल अकाउंट जो कि रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हुई, कम्स इन तो भी डेबिट करेंगे। और अगर बैंक पर्सनल अकाउंट है जो डेबिट द रिसीवर एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, दोनों केस में डेबिट होगा। कैश अकाउंट लिखते हैं तो भी, बैंक अकाउंट लिखते हैं तो भी। एंड रेंट हमारी इनकम है जो कि नॉमिनल अकाउंट से, इसलिए उसको करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज मेड ऑन क्रेडिट ₹9 लाख। अब परचेज गुड्स कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ये परचेज और सेल में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स को हम नॉमिनल अकाउंट ले या रियल, क्योंकि परचेज और सेल प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है इसलिए इनको नॉमिनल भी मानते हैं, लेकिन वो गुड्स इन्वॉल्व कर रहे हैं और गुड्स हमारी असेट है इसलिए इनको रियल भी मानते हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हमारे आईसीआई ने प्रेफर किया इसको नॉमिनल अकाउंट होना, तो हम नॉमिनल ही मान के चलेंगे अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, और परचेज करना मतलब खरीदना, दैट इज एक्सपेंस, तो डेबिट द एक्सपेंस। और गुड्स ऑन क्रेडिट खरीदे तो हमारे क्रेडिटर क्रिएट होंगे, क्रेडिटर ने हमको गुड्स दिया यानी क्रेडिट द गिवर, क्रेडिटर हैज गिवन अस गुड्स, सो क्रेडिटर इज गिवर एंड वी हैव टू क्रेडिट द गिवर। तो परचेज अकाउंट को इसलिए हमने डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस है, और क्रेडिटर ने हमको दिया है और वो गिवर बन गया इसलिए उसको क्रेडिट किया है। देन सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड पेमेंट इन चेक, तो हमारा गुड्स सेल किए जो कि हमारी इनकम है, सेलिंग इज आवर इनकम इसलिए भी क्रेडिट होगा। और देखो अगर सेल को गुड्स मानते हैं तो भी गुड्स गोज आउट इसलिए भी, गुड्स गोज आउट इसलिए भी वो क्रेडिट होगा। तो अगर सेल को हम नॉमिनल अकाउंट मान के इनकम मानते तो भी क्रेडिट होगा, और गुड्स मान के व्हाट गोज आउट करते तो भी क्रेडिट होगा, तो सेल अकाउंट होगा क्रेडिट। और क्योंकि हमको चेक मिला है, व्हाट कम्स इन, और चेक कहाँ जाएगा? बैंक में, बैंक रिसीव करेगा,
तो डेबिट द रिसीवर एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेल अकाउंट, यानी सेल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो यहाँ जैसे डेबिट लिखा है वो डेबिट इधर क्रेडिट नीचे में नहीं लिखते, उसकी वजह करते टू पर्टिकुलर अकाउंट जिससे भी क्रेडिट हो रहा है। आगे अभी रूल भी देखेंगे जनरल एंट्री के लिए। तो ये तो हो गया गोल्डन रूल के अनुसार असेट्स का क्लासिफिकेशन और असेट को कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट द एक्सपेंस, डेबिट द लॉसेस एंड क्रेडिट द गेन, क्रेडिट द इनकम। इसके अलावा एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी है, और जिससे और क्लैरिटी आएगी कि हमको क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। Now let us discuss about some more acceptable classification of accounts. Type of account के asset, liability, capital, revenue, expenditure and drawing। कोई भी asset है, अगर asset का normal balance of account क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अगर asset increase हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। जैसे कैश अगर हमारे पास आ रही है यानी बढ़ रही है, कैश हमारे बिजनेस में बढ़ती है, या कोई फर्नीचर आ रहा है, कोई मशीन आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, मतलब वो बढ़ेगा, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और वैसी कैश जा रही है, मशीन जा रही है, यानी गोज आउट, तो वो कम हो जाएगी, इसलिए उसको करेंगे क्रेडिट। दोनों रूल से आपके अकाउंटिंग में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस समझने के दो तरीके हैं, और दोनों को मिलाकर समझेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। गोल्डन रूल तो याद रखने ही, और उसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो ये ध्यान रखिए, असेट का नॉर्मल अकाउंट डेबिट होता है, अगर वो आ रही है, बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, जा रही है, कम हो रही है असेट तो उसको क्रेडिट करेंगे। लैबिलिटी, लैबिलिटी का नॉर्मल अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए वो अगर बढ़ रही है, हमारी लैबिलिटी बढ़ रही है, हमने किसी से लोन लिया है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। इफ लैबिलिटी इंक्रीजेस तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। लैबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कब होगी, जब हम पैसा रीपे कर देंगे तो उसको करेंगे हम डेबिट। अब देखिए लैबिलिटी अकाउंट हमेशा हमने देखा पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लैबिलिटी कब डिक्रीज होगी, जब हम सामने वाले को पैसा वापस कर देंगे, यानी वो अमाउंट रिसीव करेगा, इसलिए उसको डेबिट करते हैं। और इंक्रीज कब होगी, जब हमको वो पैसा देगा, यानी गिवर बनेगा वो, तो हमारी लैबिलिटी इंक्रीज होगी, उसको क्रेडिट करना है। लैबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट करेंगे। लैबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको करेंगे हम डेबिट। अब ये नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब कोई अकाउंट लिखते हैं उसमें हम डेबिट साइड में भी एंट्री पास करते हैं और क्रेडिट साइड में भी एंट्री पास करते हैं, और जिधर भी का टोटल ज्यादा होता है उसके अपोजिट साइड में वो बैलेंस लिखते हैं, और जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी का बैलेंस होता है। वही बैलेंस यहाँ पे बता रहे। कैपिटल अकाउंट क्योंकि लैबिलिटी होती है उसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल अगर बढ़ रही है तो उसको करेंगे क्रेडिट, और कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसको करेंगे डेबिट। पर्सनल अकाउंट वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारी इनकम है तो इनकम बढ़ेगी तो उसको करेंगे क्रेडिट, और रेवेन्यू यानी हमारी इनकम कम होगी तो उसको करेंगे डेबिट। क्योंकि रेवेन्यू आना, इनकम होना क्रेडिट, और रेवेन्यू जाना, कोई लॉस होना। रेवेन्यू जा रही है, जनरली जाएगी कैसे, मतलब एक्सपेंस होगा तो उसको करेंगे क्रेडिट। एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं यानी कोई एक्सपेंस हो रहा है तो उसको करेंगे डेबिट, और कोई एक्सपेंस कम हो रहा है तो उसको करेंगे क्रेडिट। जनरली कम नहीं होता है, पर कम हो रहा है मतलब इनकम बढ़ रही है या ऐसे कुछ हो रहा है, बाद में देखेंगे कोई एक्सपेंस गलत कर दिया हमने जो नहीं करना चाहिए तो उसको रिवर्स करना है तो उसको हमको करना पड़ेगा डेबिट। ड्रॉइंग अकाउंट, जैसे कैपिटल में ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करे, ड्रॉइंग में उसको विड्रॉ कर लेता है तो वो ड्रॉइंग अकाउंट होता है। ड्रॉइंग अकाउंट अगर इंक्रीज होती है तो उसको करेंगे डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे क्रेडिट। जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसको मॉडर्न अप्रोच से अगर सॉल्व करें, बैंक असेट, कैपिटल लायबिलिटी। अगर बैंक इंक्रीज हो रही, कैपिटल कहने से बैंक इंक्रीज हो रही तो उसको करेंगे डेबिट। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज हुई है जब उन्होंने पॉइंट्स क्या है,
स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है बिजनेस में, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है और कैश भी इंक्रीज हो रही है। तो कैश इंक्रीज हो रही है तो उसको करेंगे डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी पेड, यानी बैंक हमारा कम हो रहा है, बैंक डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। वेजेस एंड सैलरी, एक्सपेंस हो रही है यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको करेंगे डेबिट। नेक्स्ट है रेंट रिसीव हुआ है, यानी हमारा बैंक इंक्रीज हुआ है तो उसको करेंगे डेबिट, और रेंट रिसीव हुआ है तो रेंट इनकम है बढ़ी इसलिए उसको करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज, परचेज करने से हमारा एक्सपेंस भी बढ़ गया और क्रेडिटर भी बढ़ गए, तो एक्सपेंस बढ़ने के कारण एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, और क्रेडिटर लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ने के कारण लायबिलिटी को करेंगे क्रेडिट। देखिए सेम है, दोनों केस में सेम ही अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, सेम अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, बस समझने का अंतर है कि आप किस तरीके से समझ के आगे बढ़ रहे हैं। फिर सेल मेड, तो सेल के कारण हमारी इनकम हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो करेंगे क्रेडिट, और बैंक आ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे डेबिट। अब जनरल एंट्री के रूल्स और जनरल एंट्री के बारे में कुछ जानते हैं। ट्रांजैक्शन, जब कोई भी ट्रांजैक्शन इनकर होता है, सेल, परचेज, एक्सपेंस एंड ऑल, तो उसको सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग है जनरल एंट्री। ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट एंटर्ड इन दिस बुक to show which account should be debited and which is credited। ये आपके शॉर्ट नोट क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज जनरल बुक या फिर व्हाट आर जर्नल एंट्रीज, काइंडली राइट अ नोट ऑन दिस। जनरल इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी बुक, क्योंकि सब्सिडियरी बुक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प लेकर हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, इसलिए इससे सब्सिडियरी बुक कहते हैं। For recording of transaction in general is termed as generalizing the entry, इसलिए इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। जो डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे हम कि डेबिट अकाउंट टू दैट अकाउंट, वो जनरल एंट्री। इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले प्राइमरी एंट्री का, वो ओरिजिनल एंट्री, इन विच ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड ऑन डेली बेसिस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं टाइम वाइज, कि आज ये ट्रांजैक्शन वाइज डेट पे, ये डेट वाइज एक के बाद एक डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते जाते हैं। जनरलाइजिंग की प्रोसेस क्या है? ऑल द ट्रांजैक्शन में बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल एज एंड व्हेन दे ऑकर, द रिकॉर्ड इज क्रोनोलॉजिकल, एक के बाद एक जैसे जैसे ट्रांजैक्शन ऑकर होते हैं वैसे वैसे रिकॉर्ड होते जाते हैं। Otherwise, it would be difficult to maintain the record in an orderly manner. Debit and credit are listed along with appropriate explanation. Explanation को हम बोलते हैं narration। आगे देखेंगे तीन लाइंस होते हैं, पहली लाइन डेबिट की, दूसरी लाइन क्रेडिट की, और तीसरा एक ब्रैकेट होता है नरेशन का। अभी हम सीखेंगे कैसे करने। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ जनरल जर्नल एंड देन स्पेशलाइज्ड जर्नल। जनरल जर्नल में सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। स्पेशलाइज्ड जर्नल में जैसे सेल के लिए तो सिर्फ सेल रिकॉर्ड होगा, परचेज के लिए कोई स्पेशलाइज्ड जर्नल तो उसमें सिर्फ परचेज रिकॉर्ड होगा, दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड जर्नल। कई बार सेल और परचेज के इतने ट्रांजैक्शन होते हैं कि उनके लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं ताकि एक जगह पे हमको दिखे क्या सेल हुई क्या परचेज हुई है, और बाकी सब ट्रांजैक्शन जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा नहीं होते इसलिए। Letter is used, यानी specialized journal is used when many repetitive transaction of same nature, जैसे sale and purchase. The form of journal is given below. ये format है, जनरल एंट्री जिस फॉर्मेट में करनी है वो फॉर्मेट है। देखिए सबसे पहले डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, फर्स्ट इज डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, यहाँ रुपीज नहीं लिखाएगा, पर्टिकुलर्स में भी रुपीज नहीं लिखाएगा, लेजर फोलियो में भी रुपीज नहीं लिखाएगा, सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में रुपीज लिखा है। डेट यानी किस डेट पे ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ है वो, पर्टिकुलर्स में जो हमने देखा डेबिट क्रेडिट नरेशन वो लेजर फोलियो, जनरल की मदद से अकाउंट में जो पोस्टिंग करते हैं जो अकाउंट बनाते हैं उसको लेजर कहते हैं, और ये लेजर फोलियो यानी कौन सी बुक कौन से नंबर कौन से पेज में इस जनरल एंट्री की पोस्टिंग की गई है वो यहाँ पे लिखा है। डेबिट अमाउंट, जो डेबिट कॉलम में लिखा है उसके आगे हम डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट कॉलम के आगे क्रेडिट वाला अमाउंट लिखते हैं। आगे देखेंगे
points to be taken into care while recording a transaction in the journal. Journal entry can be single entry और composite entry. हो सकता है डेबिट एक अकाउंट हो रहा हो, एक अकाउंट मान के चलिए 1000 से डेबिट हो रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में दो अकाउंट 500 से क्रेडिट हो रहे हैं, तो डेबिट का टोटल भी 1000 हुआ और क्रेडिट का टोटल भी 1000 हुआ, लेकिन डेबिट में एक अकाउंट इम्पैक्ट हुआ और क्रेडिट में दो अकाउंट इम्पैक्ट हुआ। तो इस तरीके का जो केस होता है वो होता है कंपोजिट एंट्री। जनरल एंट्री कैन बी सिंगल एंट्री, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, और कंपाउंड एंट्री one debit and two or more credit, or two or more debit and one credit, or two more debit and two or more credit. In such cases important to check that total of both debit and credit are equal. Debit and credit का जो सम टोटल है, फाइनल टोटल है, वो हमेशा सेम रहेगा, एक एंट्री का भी और टोटल एंट्रीज का भी। If journal entries are recorded in several pages, then both the amount column of each pages should be total. मान चलिए एक पेज कंप्लीट हो गया तो उसमें 10 एंट्री की, तो 10 एंट्री का डेबिट टोटल और 10 एंट्री का क्रेडिट टोटल उस पेज के लास्ट में लिखेंगे और नेक्स्ट पेज में उसको कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। एंड बैलेंस शुड बी रिटन इन द एंड ऑफ पेज, दैट आल्सो द सेम टोटल शुड बी कैरीड फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पेज। अब ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, ये देखिए, ये हो गया डेट, नेक्स्ट इज पर्टिकुलर, देन यहाँ पे हो जाएगा लेजर फोलियो जो कि अभी लिखा हुआ नहीं है, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और लास्ट में होना चाहिए टोटल। ये हो गई फॉर्मेट। डेट में 5 मई को ट्रांजैक्शन हुआ, पर्टिकुलर में क्या है, बैंक आया, किससे आया, मोहन से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन के आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू मोहन, और ये नरेशन थर्ड लाइन, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द मोहन इन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। इससे पता चल जा रहा है कि ये एंट्री हमने क्यों पास की। अब इसका पर्टिकुलर अमाउंट देखिए, डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में, और जब टोटल करेंगे, 10 एंट्री भी होती तो भी टोटल हमेशा दोनों साइड ये मस्ट बी इक्वल टू दिस। अब कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं और उनकी जनरल एंट्री हम करेंगे, आप मेरे साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले देखिए, वी विल नाउ कंसिडर सम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। मोहन commences business with 50,000 in his बैंक अकाउंट, यानी इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे अकाउंट इन्वॉल्व। मोहन कमेंस अ बिजनेस इन हिज बैंक अकाउंट, यानी उसने क्या इन्वेस्ट की, कैपिटल और बैंक, तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगा इसलिए वो हो जाएगा क्रेडिट, बैंक इंक्रीज होगा इसलिए बैंक हो जाएगा डेबिट, कैपिटल क्रेडिट होती है आपने देखा, और बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक होता है डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में क्या लिखाएगा, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आप मेरे साथ साथ जनरल एंट्री पास करेंगे, बाय श्री मोहन। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। क्या अमाउंट है, 50 lakhs। ये हो गई पहली एंट्री। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये एंट्री है हमारी। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, सेकेंड एंट्री, आउट ऑफ द अबव 25,000 इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, यानी ये क्या हो गई, ड्रॉइंग, विड्रॉल, ड्रॉइंग, पैसा हमारे बैंक से निकल गया, यानी बैंक हुआ डिक्रीज, बैंक डिक्रीज हुआ तो बैंक को करेंगे क्रेडिट, और बैंक से विड्रॉ करके हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, कैश में आ गई, यानी हमारी कैश हो गई इंक्रीज, इसलिए कैश को करेंगे डेबिट।
यहाँ पे ओनर ने पर्सनल विड्रॉ नहीं किया, ये ड्रॉइंग अकाउंट में क्यों नहीं दिया, क्योंकि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ नहीं किया, बैंक के लिए विड्रॉ किया, अपने बिजनेस के लिए विड्रॉ किया, यानी बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस में कैश लिखा है ताकि डे टू डे एक्सपेंस पे कर सके। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। यहाँ पे डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट के आगे क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। अब थर्ड देखिए, फर्नीचर इज परचेज्ड फॉर 12 लाख। आप सपोज करेंगे फर्नीचर उधारी में, क्रेडिट में नहीं परचेज किया है, पैसा देके परचेज किया है। तो थर्ड में देखिए, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है बिजनेस में, यानी फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, furniture is coming in and also increasing, so we will what, yes, debit it, and किससे खरीद रहे हैं, बैंक से, यानी हमारी बैंक हो रही है कम, पैसा goes out, इसलिए उसको करेंगे क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, अमाउंट लिखेंगे 12 लाख, यहाँ जगह कम इसलिए मैं 0 नहीं लिख रही हूँ, 12 लाख पूरा अमाउंट लिखेंगे। फोर्थ एंट्री क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है और जिससे गुड्स आ रहा है तो ये बढ़ रहा है, इसको क्या करेंगे, डेबिट, और परचेज करने में हमारी कैश जा रही है, कैश मतलब बैंक, डिक्रीज हो रही है तो उसको करेंगे क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट 4 लाख, डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। फाइव नंबर पे, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर नारायण ब्रदर्स। अब मेसर्स नारायण ब्रदर्स हो गए हमारे क्रेडिटर या हमारी लायबिलिटी, जिसको हमको फ्यूचर में पैसा रीपे करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गई हमारी लायबिलिटी, इनको करेंगे हम, लायबिलिटी हो रही है इंक्रीज, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो होगी क्रेडिट। अब इसको अगर गोल्डन रूल से देखें तो मेसर्स नारायण ब्रदर्स ने हमको गुड्स दिया है, यानी वो गिवर हो गए, और हमको गिवर को करना होता है क्रेडिट, और हमने परचेज किया जो कि हमारा एक्सपेंस है जिससे गुड्स आ रहे हैं, तो इसको करेंगे डेबिट। जनरल एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स नारायण एंड नारायण ब्रदर्स, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, अमाउंट 10 लाख 10 लाख। इनके साथ साथ हमको, ये तो सिर्फ हमने जनरल एंट्री देखी हमेशा, अब इसके साथ एक और नेक्स्ट फोकस कीजिए नरेशन पे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, हमेशा नरेशन बीइंग से शुरू होता है, वाइट बिल नंबर सो एंड सो ऑन क्रेडिट, इससे पता चल जाएगा क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किए इसलिए पार्टी का हमने नाम लिखा है। शुरू के 4 एंट्रीज में मैंने आपको नरेशन नहीं बताया, सो दैट आप एंट्रीज अच्छे से सीख जाए, नरेशन के कारण आप फोकस आपका ना हटे और जनरल एंट्री बहुत अच्छे से सीखे। लेकिन अब हम जनरल एंट्रीज के साथ साथ नरेशन पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री डेबिट और क्रेडिट के साथ उनका नरेशन लिखना भी बहुत जरूरी है। नरेशन कैसे लिखा जाता है, तो विल स्टार्ट विद बीइंग, और बीइंग के बाद जो कुछ भी हो रहा है उसको एक लाइन में समरी के फॉर्म में लिखेंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, being goods sold on credit, being furniture purchased, being cash received, being rent paid, being salary paid, being interest received, इस तरीके से नरेशन लिखेंगे जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा उससे रिलेटेड। 6
गुड्स सेल किए हैं मेसर्स राम एंड कंपनी को एंड अमाउंट इज रिसीव्ड इन चेक। तो चेक में रिसीव करने के कारण हमारा बैंक इंक्रीज हुआ है, इसको करेंगे डेबिट। एंड सेल इज एन इनकम, इनकम इंक्रीज हुई है तो उसको करेंगे क्रेडिट। जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, वाइट CM नंबर सो एंड सो। डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट 13 lakh। 7 नंबर, रमेश को क्रेडिट में सेल किए हैं तो सेल इज अवर इनकम दैट इज इंक्रीज सो इट विल बी क्रेडिटेड। एंड रमेश इज द रिसीवर, हमारा असेट बन जाएगा क्योंकि उससे कल के दिन हमको पैसे मिलने हैं और वो रिसीवर ऑफ गुड्स है तो उसको करेंगे डेबिट। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिल नंबर सो एंड सो। डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ऊपर में ये 13 लाख नहीं है, 6 लाख है कैश वाले में। क्रेडिट सेल है 13 लाख की। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि रमेश को हम गुड्स दे रहे तो वो हमारी असेट कैसे बन गया। असेट क्या होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है और हमको फ्यूचर में उससे कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है या वो रीपेमेंट होगा। अब हमने रमेश को क्रेडिट में गुड्स सेल किए, मतलब उसने अभी पैसे नहीं दिए, वो कब पैसे देगा, कैश आती तो कैश हमारी असेट होती ना, जैसे हम परचेज करते तो कैश पे करते हैं, उस तरीके से सेल करें तो कैश रिसीव करते, वो हमारी असेट होती। लेकिन क्योंकि अभी रमेश ने गुड्स तो ले लिया पर पैसे नहीं दिए, लेकिन इन फ्यूचर वो देगा पैसे, इसलिए वो अभी असेट है एज अ रमेश, एज अ कैश नहीं, एज अ रमेश वो असेट है। एज अ डेटर, एज अ ट्रेड रिसीवेबल, रिसीव होने वाला है क्योंकि हमको पता है पैसा आने वाला है, इसलिए वो हमारी असेट है। अभी आया नहीं है मगर आएगा, हमको रीपे नहीं करना, हमको मिलेगा, इसलिए वो असेट है। और क्योंकि उसको गुड्स अभी रिसीव किया, उसने रिसीव किया है गुड्स, because of that he is a receiver and we have to debit the receiver or we have to debit increase in asset, इसलिए इसको डेबिट किया है। और सेल इज एन इनकम, इसलिए उसको किया है क्रेडिट। यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा हुआ है, देयर आर टू व्यूज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ परचेज अकाउंट एंड सेल अकाउंट। वन व्यू इज दैट मैंने बताया था, दे रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ गुड्स सो दैट दे शुड बी क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट, क्योंकि गुड्स और इन्वेंट्रीज हमारी असेट होती है। However, other are of opinion that only nominal account are closed by transferring to trading account and profit and loss account. Therefore, purchase and sales would be classified as nominal account. However, in both views, there will be debit balance of purchase and credit balance of sales account. Next है रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश। अब देखिए रमेश ने गुड्स लिया था क्रेडिट पे, यानी हमको वो पे करता, अब उसने पे कर दिया है 8 नंबर पे, तो रमेश क्या बन गया, अब चेक उसने दिया है तो वो बन गया गिवर, या फिर हमारी असेट थी वो क्या हुई डिक्रीज, तो क्रेडिट द गिवर और असेट डिक्रीजेस। अब रमेश हमारा कम हो गया, असेट तक कम हो गया, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट बैंक, उसके कारण बैंक बढ़ रहा है तो उसको करेंगे डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश बीइंग चेक received from Ramesh. Debit amount, credit amount 13 lakh. नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, पेड रेंट 1 लाख। रेंट हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको करेंगे डेबिट। रेंट पे किया बैंक से किया, ये डिक्रीज हुई तो इसको करेंगे क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
डेबिट अमाउंट 1 लाख, क्रेडिट अमाउंट 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री देखिए सैलरी पे की, तो सैलरी का भी सेम एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको करेंगे डेबिट, और बैंक हमारी असेट है जो कि कम हो रही तो उसको करेंगे क्रेडिट। एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है यानी हमारी वो है इनकम, इनकम को करेंगे क्रेडिट, और उसके कारण हमको क्या रिसीव हुआ, बैंक, तो बैंक एक असेट है जो इंक्रीज हुई तो उसको करेंगे डेबिट। जनरल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट लिख देंगे 2,20,000। अब देखिए यहाँ पे ऊपर बता रहे हैं रेंट और सैलरी अकाउंट सिमिलर नेचर के, मान के चलिए उसका एक ही क्वेश्चन होता, रेंट एंड सैलरी पेड रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 22,000, तो इसकी हम कंपोजिट एंट्री कैसे पास करते थे, रेंट अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं 1 लाख से, सैलरी अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं 22,000 से, 2 डेबिट हो गए, तो अब क्रेडिट भी कितने होंगे 2, 1,22,000 से ही बैंक गया, टोटल कितना बैंक क्रेडिट होगा 1,22,000, और रेंट और सैलरी मिला के भी कितना हो गया 1,22,000। ये एग्जाम्पल देखिए, इसी को कंपोजिट एंट्री या कंबाइंड एंट्री कहे जाते हैं। व्हेन जनरल एंट्री फॉर 2 or more transaction are combined, it is called composite general entry. Usually the transaction in a firm are so numerous that recording transactions for a month will require many pages in the journal. इसलिए at the bottom of the page total of 2 column are written together with the words carry forward. जो भी यहाँ पे डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल, नीचे में यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल कैरीड फॉरवर्ड, ये जो भी टोटल आएगा, और जब नेक्स्ट पेज हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। The next page started with the respective total in the 2 column with the word brought forward. Carry forward को शॉर्ट में लिखते C/F और brought forward को लिखते B/F in the particular columns. नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 क्या कहता है, एनालाइज द ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 on the basis of double entry system by adopting following approach, equation accounting equation approach and traditional approach। तो हमको एनालाइज करना और एनालाइज करने के बाद हमको कंक्लूजन भी देना है। इससे ये क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक हमने ट्रेडिशनल अप्रोच भी सीख लिया और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी सीख लिया, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये जान ले कि दोनों में ही जो ओवरऑल इम्पैक्ट है एसेट और लायबिलिटीज पे और ओवरऑल अकाउंटिंग इम्पैक्ट है वो हमेशा सेम होता है। दिस आर 2 अप्रोचेस। इन फ्यूचर आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको केवल ट्रेडिशनल अप्रोच से, डेबिट एंड क्रेडिट अप्रोच से ही करना है, इक्वेशन अप्रोच से नहीं करना है। लेकिन पहले दोनों अप्रोच सीखने के बाद दोनों का कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है। ट्रांजैक्शन दिया है, साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ 4,000 की कैपिटल है। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहते हैं, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे 3 कॉलम हमने बनाए हैं, पहला असेट का, दूसरा कैपिटल का और तीसरा लायबिलिटीज का। तो देखिए साहिल जब कैपिटल थ्रू बैंक कर रहे हैं तो कैश या बैंक इंक्रीज हो रहा है 4,000 से और कैपिटल इंक्रीज हो रही है 4,000 से। देन कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक ₹200, इससे कैश इंक्रीज हो रही है और बैंक कम हो रही है। नेक्स्ट लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई, लोन लेंगे तो हमारा बैंक होगा इंक्रीज और लायबिलिटी भी हो जाएगी इंक्रीज। देन सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 300, सैलरी इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंस पे करेंगे तो हमारी कैपिटल होगी रिड्यूस एंड 100 इज स्टिल पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017।
हमने लास्ट जब अकाउंट का इंट्रोडक्शन देखा था तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट देखा था कि उस पर्टिकुलर पीरियड का सारा खर्च रिकॉर्ड करेंगे वेदर पेड इन कैश है या नहीं है। तो 300 टोटल एक्सपेंस कितना है सैलरी का 400, कैसे 300 प्लस 100, तो टोटल एक्सपेंस 400 है जिससे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। 300 तो क्योंकि हमने कैश में पे कर दिया इसलिए हमारी कैश हो जाएगी 300 से रिड्यूस, हमारी बैंक 300 से रिड्यूस हो गई। लेकिन 100 जो हमको अभी भी पे करना है वो हमारी हो जाती आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इन फ्यूचर वी हैव टू पे। इसके कारण पे करना ये हमारा पेएबल एक्सपेंस है जिसके कारण हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है 100 रुपए से, इंक्रीज इन लायबिलिटी। नेक्स्ट फर्नीचर परचेज ऑफ 500, तो हमारी बैंक हो जाएगी 500 से कम और फर्नीचर एक असेट है बढ़ जाएगी 500 से। तो टोटल बैंक का प्लस और माइनस के बाद बैलेंस कितना बचा 3500 और बैंक है 200 का। टोटल कैश एंड बैंक बैलेंस है 3700 का और फर्नीचर 500 का। असेट का टोटल हो गया 4200। कैपिटल देखिए 4000 थी जिसमें से एक्सपेंस घट गया 400 तो कैपिटल बची 3600। लायबिलिटी क्रिएट हुई टोटल 600 की, 500 का लोन और 100 की पेबल सैलरी। तो असेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया सेम, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हमारा सही हमने कैलकुलेट किया और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का यही प्रूफ है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, जब 4000 बैंक से इंट्रोड्यूस हुआ तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ऑफ कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक से निकला इसलिए बैंक हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट लोन फ्रॉम वाई, इसलिए बैंक रिसीव हुई और वाई ने हमको पे किया, बैंक पर्सनल अकाउंट, वाई का लोन भी पर्सनल अकाउंट, डेबिट बैंक the receiver and credit y the giver, debit the bank and credit y। सैलरी 300 पे कर दिए और 100 वी हैव टू पे, तो सैलरी का टोटल खर्च 400, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट हो जाएगा। इसमें से 3000 कैश बैंक में चले, बैंक से पैसा निकलने वाला है यानी क्रेडिट द गिवर। एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग भी हमारी लायबिलिटी और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय 300 एंड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग बाय 100। ये कंपोजिट एंट्री हो जाती, कैसे एंट्री होगी, बैंक अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बैंक कितने से जा रहा है 300 से और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी क्रिएट हो रही है 100, किसके कारण, सैलरी अकाउंट के कारण। तो सैलरी अकाउंट को करेंगे डेबिट बाय 400, इस तरीके से इधर भी टोटल 400 और ये तो है ही 400। ये हो गया हमारा कंपोजिट एंट्री। देन फर्नीचर परचेज किया तो असेट डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए डेबिट फर्नीचर एंड बैंक पर्सनल क्रेडिट द गिवर क्रेडिट बैंक बाय 500। अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव एनालिसिस दैट प्रोसीजर फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट and rule for recording business transaction under the accounting equation approach and traditional approach are different। क्या क्या अलग अलग है, एनालिसिस कैसे करना है, क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग, बट अकाउंट्स जो अफेक्ट हो रहे हैं एंड एंट्रीज इन द अफेक्टेड अकाउंट रिमेन द सेम अंडर बोथ प्रोसेस। जो डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज ही हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज, और सेम अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। जब डेबिट और क्रेडिट का आप रिलेट करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज से तो इट विल बी सेम, टोटल बैलेंस में कोई भी अंतर नहीं आएगा। जिस अकाउंट में जितना बैलेंस बचा है दोनों अप्रोच में उतना ही बैलेंस बचेगा। Thus, recording of transaction in the affected account on both double entry system is independent of the method of analysis followed by business enterprises. In other words, accounts to be debited and to be credited will be remain same under both approach। दोनों में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं और कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसी का बैलेंस कम होता है किसी का बैलेंस ज्यादा होता है, हो सकता है दोनों का कम हो दोनों का ज्यादा हो।
इस तरीके से अब तक हमने ये जाना कि इक्वेशन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, दोनों में अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का क्या फॉर्मूला है, सीधे सीधे कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और असेट में जो भी कम ज्यादा हो रहे हैं और लायबिलिटी एंड कैपिटल में जो भी कम ज्यादा हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके देखेंगे कि एट लास्ट, बिगनिंग में भी दोनों सेम थे और लास्ट में भी दोनों सेम रहेंगे, लेकिन दोनों के अमाउंट चेंज हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीजिंग डिक्रीज, लेकिन टोटल ऑफ असेट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। ये हमने सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में। और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या सीखा कि हर एक ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री होती है ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसमें एक अकाउंट डेबिट किया जाता है, एक अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, टू राम, टू श्याम, इस तरीके से उसके नीचे नरेशन लिखा जाता है। जनरल बनाने का पर्टिकुलर फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और लास्ट में टोटल। इस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच में जर्नल एंट्रीज पास की जाती है, जर्नल एंट्री से फिर अकाउंट में पोस्टिंग होती है, जो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। और इस तरीके से जर्नल एंट्रीज का चैप्टर इतना ही है। अब हमारे बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 एंड 7 बचते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को अपने घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जब मेरे साथ क्लास में फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा ये चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इलस्ट्रेशन 5, 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।